नमस्कार। मैं वीके शास्त्री अपने चैनल के माध्यम से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। ग्रहों के महामंत्री देवगुरु बृहस्पति 13 जून 2024 को अपने परम मित्र चंद्रमा के नक्षत्र रोहिणी नक्षत्र में गोचर कर चुके हैं और 21 अगस्त तक रोहिणी में ही गोचर करेंगे। इसके बाद 21 अगस्त को नक्षत्र परिवर्तन करेंगे और अपने मित्र मंगल के नक्षत्र मृगशिरा में गोचर करेंगे और मृगशिरा में 28 नवंबर तक रहेंगे। पुनः 28 नवंबर को वक्री अवस्था में रोहिणी नक्षत्र में आ जाएंगे और 11 अप्रैल तक रोहिणी में ही गोचर करेंगे। इस तरह लगभग 7.25 महीने तक देवगुरु का गोचर रहेगा रोहिणी नक्षत्र में। देवगुरु बृहस्पति जैसे महत्वपूर्ण ग्रह का रोहिणी नक्षत्र में इतने लंबे समय का गोचर हम सभी जातकों को किस तरह प्रभावित करेगा? इस नक्षत्र का मतलब क्या है? किन क्षेत्रों पर इसका प्रभाव होता है? इन्हीं सब बातों पर चर्चा करेंगे इस वीडियो में। बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो होने जा रहा है, अंत तक अवश्य देखिएगा। सभी 9 ग्रहों में सबसे महत्वपूर्ण ग्रह हैं देवगुरु बृहस्पति और किसी भी ग्रह का प्रभाव इस बात पर निर्भर करता है कि वो किस नक्षत्र में गोचर कर रहा है। रोहिणी चंद्रमा का नक्षत्र है और चंद्रमा का सबसे प्रिय नक्षत्र है और देवगुरु चंद्रमा के परम मित्र हैं। तो देवगुरु जब रोहिणी में गोचर करेंगे तो चंद्रमा के माध्यम से अपना फल प्रदान करेंगे। रोहिणी नक्षत्र क्या है? रोहिणी नक्षत्र एक बहुत सुंदर, सौम्य और बैलेंस्ड नक्षत्र है और रोहिणी नक्षत्र में चंद्रमा को उच्च का स्थान प्राप्त है। चंद्रमा क्या है? चंद्रमा है हमारा मन। इस नक्षत्र में हम मानसिक रूप से, भावनात्मक रूप से, मेंटली और इमोशनली सबसे ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं। दूसरी बात, रोहिणी के देवता हैं ब्रह्मा और ब्रह्मा इस सृष्टि के सर्जक हैं, क्रिएटर हैं। इसलिए रोहिणी नक्षत्र में रचनात्मक शक्ति होती है। रोहिणी नक्षत्र का सिंबल है बैलगाड़ी, जिसे 2 बैल खींच रहे हैं। प्राचीन समय में बैलगाड़ी ट्रेड और कॉमर्स का सिंबल होती थी। और वृषभ राशि में गुरु का गोचर है। वृषभ का सिंबल भी बैल है। बैल मजबूती और शक्ति का प्रतीक होता है। बिना रुके काम करने वाला, प्रतिकूल परिस्थितियों में भी अपने आप को ढालने वाला, कोई अड़चन आ जाए तो उसको कुचलकर आगे बढ़ने का गुण, ये सब होता है बैल में। और यही सब गुण वृषभ राशि में भी हैं और यही गुण रोहिणी नक्षत्र में भी है। रोहिणी नक्षत्र कृषि को, कृषि उत्पादों को, लॉजिस्टिक्स को, ट्रांसपोर्टेशन को, ट्रेड एंड कॉमर्स को, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को, होटल इंडस्ट्री, टूरिज़्म, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, इन सब क्षेत्रों को रिप्रेजेंट करता है। और इसके अलावा सभी सुंदर पदार्थ, चाहे वो वस्त्र हों, कमोडिटी हो, कॉस्मेटिक्स हों, ऑर्नामेंट, ज्वेलरी, आभूषण हो, ये सभी रोहिणी नक्षत्र के अंतर्गत आते हैं। तो जब गुरु रोहिणी नक्षत्र में आएंगे तो इन सभी क्षेत्रों का विकास होगा, इन सभी क्षेत्रों में वृद्धि देखने को मिलेगी। वृषभ राशि जिस तरह से पृथ्वी से जुड़ी हुई चीज़ों को रिप्रेजेंट करती है, वही सारे गुण रोहिणी नक्षत्र में भी हैं। पृथ्वी क्या है? हर वस्तु को धारण करने की क्षमता, होल्डिंग कैपेसिटी। और ठीक वैसे ही
रोहिणी नक्षत्र सुंदर और मूल्यवान वस्तुओं को एकत्र करने का नक्षत्र है। आपकी समृद्धि और संपन्नता को बढ़ाने वाला नक्षत्र है। एक बहुत ही कल्याणकारी नक्षत्र है और इस नक्षत्र में गोचर करते हुए देवगुरु हम सबका कल्याण ही करेंगे। लेकिन ध्यान रहे, यही रोहिणी अगर नेगेटिव एक्ट करता है तो व्यक्ति की डिज़ायर्स को, इच्छाओं को बहुत अधिक बढ़ा देता है, बहुत अधिक भौतिकतावादी बना सकता है। और गुरु तो चीज़ों को एक्सपेंड करते हैं, विस्तार करते हैं। तो इस गोचर काल में आपको अपने ऊपर नियंत्रण भी रखना होगा। ऐसा ना हो कि धन की इच्छा इतना अधिक बढ़ जाए, भौतिक पदार्थों का आकर्षण इतना बढ़ जाए कि नैतिक अनैतिक का ध्यान ही न रहे और आपको हानि हो। देवगुरु जब रोहिणी में आएंगे तो बैंकिंग और फाइनेंस इंडस्ट्री बहुत अच्छा करेगा। कृषि से जुड़े हुए सभी उद्योग धंधे प्रगति करेंगे। लॉजिस्टिक्स और ट्रांसपोर्टेशन में वृद्धि होगी। रोड ट्रांसपोर्ट बढ़ेगा, समुद्री यातायात बढ़ेगा, ट्रेन ट्रांसपोर्ट बढ़ेगा, एयरपोर्ट के नेटवर्क में वृद्धि होगी और सबसे बड़ी बात, आपकी समृद्धि और संपन्नता बढ़ेगी। तो गुरु के नक्षत्र परिवर्तन का कन्या राशि के जातकों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसी का विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और वीडियो के अंत में मैं आपको देवगुरु के रोहिणी नक्षत्र से संबंधित उपाय भी बताऊंगा। तो ये है कन्या राशि के जातकों की कुंडली। देवगुरु का गोचर आपकी कुंडली के नवम भाव में है, भाग्य के भाव में, और यहाँ गुरु सप्तम भाव और चतुर्थ के स्वामी होकर के भाग्य के भाव में गोचर कर रहे हैं। और गुरु की दृष्टि आपके लग्न भाव पर, पराक्रम के भाव पर और पंचम भाव पर पड़ेगी। नवम भाव में गुरु का गोचर है और गुरु भाग्य के कारक होते हैं, नवम भाव भाग्य का होता है। तो यहाँ पर गुरु का गोचर आपके भाग्य की वृद्धि करेगा। लग्न भाव पर दृष्टि पड़ेगी तो आपके मन की जो नेगेटिविटी थी, जो नकारात्मकता आपके मन में थी, वो समाप्त होगी। मानसिक और शारीरिक रूप से आप अत्यंत स्वस्थ महसूस करेंगे। गुरु त्रिकोण के भाव में गोचर कर रहे हैं। त्रिकोण के भाव में भाग्य के कारक होकर जब गोचर करेंगे तो भाग्य पूरी तरह से साथ देगा और भाग्य के साथ देने से आपके जो कार्य अधूरे रह गए थे वह कार्य भी बनना शुरू हो जाएंगे। तीसरे भाव पर दृष्टि पड़ेगी तो पराक्रम पुरुषार्थ में वृद्धि होगी। नवम भाव लंबी यात्राओं का होता है, तीसरा भाव छोटी यात्राओं का होता है। नवम भाव धर्म अध्यात्म का होता है। आप अपने माता पिता के साथ इस गोचर काल में किसी धार्मिक यात्रा पर जा सकते हैं। विदेश यात्राओं का भी योग बनता है। और चूंकि सातवें भाव के स्वामी हैं जो कि व्यापार का होता है और तीसरे भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं, तो इस गोचर काल में आप व्यापारिक यात्राएं भी करेंगे। उच्च शिक्षा के मार्ग प्रशस्त होंगे। उच्च शिक्षा के लिए आप विदेश जा सकते हैं या किसी अच्छे इंस्टीट्यूशन में आपका एडमिशन भी हो सकता है। जो लोग उच्च शिक्षा के क्षेत्र में हैं, लेखन या प्रकाशन के क्षेत्र में हैं, शिक्षण के क्षेत्र में हैं, जो लोग धर्म अध्यात्म से जुड़े हुए हैं, कंसल्टेंसी के क्षेत्र में हैं, लीगल या फाइनेंशियल एडवाइज़र हैं, धर्म गुरु हैं, पुरोहित हैं, कथावाचक हैं, धार्मिक कर्मकांड कराते हैं, इन सभी जातकों के भाग्य में जबरदस्त वृद्धि होगी और हर तरह की सफलता उनको प्राप्त होगी।
लग्न पर दृष्टि होने से इस समय आप आत्मविश्वास से भरे रहेंगे और चौथे के स्वामी हैं तो कोई प्रॉपर्टी वगैरह भी खरीद सकते हैं। अच्छे और सज्जन लोगों से आपकी मित्रता बढ़ेगी और घर पर भी कोई धार्मिक या मांगलिक आयोजन हो सकता है। देवगुरु सप्तम भाव के स्वामी होकर भाग्य के भाव में गोचर कर रहे हैं, तो सप्तम भाव की चीज़ों को प्राप्त करने में आपका भाग्य भी आपका साथ देगा। अब सातवां भाव क्या है? सातवां भाव होता है आपका दाम्पत्य जीवन। सातवां भाव विवाह को शो करता है, पार्टनरशिप को शो करता है, व्यापार को शो करता है। सातवां भाव आपकी डेली इनकम, आपकी सोशल इमेज और लीगल कॉन्ट्रैक्ट्स को भी शो करता है। सातवां भाव विवाह का होता है। जो जातक विवाह के लिए प्रयासरत हैं उनके लिए विवाह के बंधन में बंधने का सपना पूरा करेगा गुरु का ये गोचर। सप्तम भाव में गुरु का गोचर हो, गुरु की दृष्टि पड़े या सप्तम भाव का संबंध किसी भी तरह से देवगुरु से बने तो वो समय विवाह के लिए अत्यंत श्रेष्ठ होता है। और चूंकि गुरु का संबंध भाग्य से बन रहा है, विवाह के बाद आपकी भाग्योन्नति होगी। गुरु की दृष्टि पंचम भाव पर है जो कि लव रिलेशंस का होता है। नए प्रेम संबंधों की शुरुआत हो सकती है और पुराने संबंध आपके विवाह में बदल सकते हैं। सातवां भाव व्यापार का होता है। जो बिजनेसमैन हैं, खास करके जो पार्टनरशिप में कोई व्यापार कर रहे हैं, उनके लिए गुरु का गोचर अत्यंत श्रेष्ठ फल देने वाला होगा। गुरु विस्तार के कारक होते हैं, आपका व्यापार बढ़ेगा। व्यापार का विस्तार करने के लिए, व्यापार को फैलाने के लिए बहुत अनुकूल समय रहेगा। नए नए बिजनेस आइडियाज़ आपके मन में आएंगे और आपको उनका लाभ मिलेगा। नए व्यापार व्यवसाय की शुरुआत करने के लिए भी ये समय बहुत अच्छा है। चूँकि सप्तम भाव दशम का दशम होने के नाते आपके कैरियर को भी शो करता है। जो लोग जॉब में हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा रहेगा। जो जातक कृषि उत्पादों से, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री से, ऑटोमोबाइल्स के क्षेत्र से, रियल एस्टेट से जुड़े हुए हैं, होटल इंडस्ट्री, ट्रांसपोर्ट, टूरिज़्म से जुड़े हुए हैं, उन जातकों के लिए विशेष फलदायी होगा ये गोचर। देवगुरु चौथे भाव के स्वामी होकर भाग्य के भाव में बैठे हैं, तो चौथे भाव की चीज़ों को प्राप्त करने में भाग्य आपका साथ देगा। अब चौथा भाव क्या है? चौथा भाव है आपका घर, आपका घरेलू वातावरण। गुरु के प्रभाव से आपका मन शांत रहेगा। क्योंकि चंद्रमा के नक्षत्र में है, चंद्रमा आपका मन है, गुरु हैं ज्ञान, गुरु हैं बुद्धि, गुरु हैं विवेक। ज्ञान, बुद्धि, विवेक आपका जागृत रहेगा, मन आपका शांत रहेगा, घर का माहौल बहुत ही शांत रहेगा, प्रेम सौहार्द बढ़ेगा परिवार के लोगों के बीच में, माता का स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा, माता से आपको धन की प्राप्ति भी हो सकती है। आपके घर में इस गोचर काल में कोई मांगलिक या धार्मिक आयोजन भी हो सकता है। आपके संबंध समाज के प्रतिष्ठित व्यक्तियों से बढ़ेंगे और उनसे आपको लाभ मिलेगा, आपका मान सम्मान बढ़ेगा। अगर आप राजनीति में हैं तो पब्लिक सपोर्ट आपको मिलेगा। मन शांत और प्रसन्न रहेगा। गुरु शिक्षा के कारक हैं, पंचम पर दृष्टि भी डाल रहे हैं और सुख के भाव पर दृष्टि के स्वामी हैं, तो शिक्षा से सुख की प्राप्ति होगी। यानी छात्रों के लिए भी ये समय बहुत अच्छा रहेगा, सफलता मिलेगी, नौकरी का योग बनेगा। जिस भी क्षेत्र में हैं उस क्षेत्र में कुछ नया सीखने के लिए, अपने स्किल और कौशल को बढ़ाने के लिए भी ये समय बहुत अच्छा है। चौथा भाव भूमि भवन प्रॉपर्टी को शो करता है। जो लोग रियल एस्टेट से जुड़े हैं, कंस्ट्रक्शन के क्षेत्र से जुड़े हैं, जो किसी पब्लिक कॉन्ट्रैक्ट से संबंध रखते हैं, राजनीति से संबंध रखते हैं, ऐसे सभी जातकों के लिए गुरु का ये गोचर अत्यंत श्रेष्ठ फल देने वाला होगा। देवगुरु की दृष्टि पंचम भाव पर है।
एक त्रिकोण के भाव में गोचर करते हुए दूसरे त्रिकोण के भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं, तो पंचम भाव की चीज़ों का लाभ आपको मिलेगा। पंचम भाव कुंडली का सबसे शुभ भाव होता है। संतान का, शिक्षा का, लव रिलेशंस का, लॉटरी, शेयर, सट्टे से लाभ का, आपके पूर्व संचित कर्मों का भाव होता है। पंचम भाव आपकी क्रिएटिविटी को शो करता है। पंचम भाव संतान का होता है। जो जातक संतान की इच्छा रखते हैं उनकी संतान की इच्छा की पूर्ति होगी, परिवार का विस्तार होगा। महिलाओं के लिए गर्भधारण के लिए इससे अच्छा समय नहीं हो सकता। जो संतान प्राप्त होगी वो देवगुरु के समान भाग्यवान, ज्ञानवान और भव्य व्यक्तित्व की स्वामी होगी। जो जातक किसी भी तरह से शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, क्रिएटिव फील्ड से जुड़े हुए हैं, उनके लिए भी भाग्य साथ देगा, सफलता मिलेगी। बेहतरीन समय है ये। छात्रों के लिए तो बहुत ही अच्छा रहेगा गुरु का ये गोचर। आपकी बौद्धिक क्षमता, मेमोरी पावर, ग्रैस्पिंग पावर बढ़ा देंगे देवगुरु। और किसी एग्ज़ाम, इंटरव्यू में अपीयर होने जा रहे हैं तो ये गोचर आपको बहुत ही लाभ देने वाला है। पंचम भाव क्रिएटिविटी का होता है और आपकी रचनात्मक क्षमता तो ऐसी होगी कि कहा नहीं जा सकता। अपनी रचनात्मक क्षमता के बल पर, अपने मौलिक विचारों की वजह से आपको नेम फेम तो मिलेगी ही, लोग आपकी प्रशंसा करेंगे और इसका बड़ा लाभ मिलेगा आपको। नई चीज़ों को सीखने के लिए, कुछ भी नया करने के लिए, अपनी स्किल कौशल को बढ़ाने के लिए ये समय बहुत अनुकूल है। कुछ जातकों के नए प्रेम संबंध शुरू हो सकते हैं। कुछ पुराने संबंध विवाह में बदल सकते हैं। विवाह के बंधन में बंधने की आपकी इच्छा पूरी होगी। आपके बच्चे अगर बड़े हैं तो उनकी भी भाग्योन्नति का समय है ये। और इस गोचर काल में आप कॉस्टली आइटम्स, जेम्स, ज्वेलरी, आभूषण, गहने, प्रॉपर्टी, वस्त्र वगैरह भी खरीद सकते हैं। तो कन्या राशि के जातकों को गुरु के इस नक्षत्र परिवर्तन से बहुत बड़ा लाभ मिलने जा रहा है। इस गोचर का लाभ उठाइए। और मैं कुछ उपाय आपको बताने जा रहा हूँ। उन उपायों को अगर आप करते रहेंगे तो आपको बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। रोहिणी नक्षत्र चंद्रमा का नक्षत्र है और रोहिणी नक्षत्र में देवगुरु के गोचर का सबसे बड़ा उपाय है भगवान भोले शंकर की आराधना। ओम नमः शिवाय की एक माला का जप अगर आप प्रतिदिन करेंगे तो रोहिणी नक्षत्र में आपको बहुत अच्छा फल प्राप्त होगा। और इसके अलावा सोमवार के दिन भगवान भोले शंकर के मंदिर में जाकर के उनकी आराधना कीजिए, पूजा कीजिए, जल अर्पित कीजिए, दुग्ध अर्पित कीजिए। ये सब कार्य करेंगे तो रोहिणी नक्षत्र मजबूत होगा और आपको इसका पूरा लाभ मिलेगा। इसके अलावा रोहिणी नक्षत्र को मजबूत करना है तो अपने जीवन साथी का सम्मान करें। साथ ही साथ अपने जीवन साथी के माता पिता को भी जो सम्मान मिलना चाहिए वो सम्मान दें। ये बहुत अच्छा उपाय है। गुरुवार के दिन गुड़ का दान करें। अगर आप विद्यार्थियों की मदद करते हैं, उनको पुस्तकें दिलवाते हैं या धार्मिक पुस्तकों का दान करते हैं तो इन सब कार्यों से आपको बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। बहुत अच्छे उपाय हैं ये। रोहिणी नक्षत्र प्रकृति को रिप्रेजेंट करता है। अगर आप वृक्ष लगाते हैं, वृक्षों को जल देते हैं, पेड़ पौधों की सेवा करते हैं, पेड़ पौधों की देखभाल करते हैं तो बहुत अच्छा फल मिलता है आपको रोहिणी नक्षत्र का। गायों की सेवा करना, गौशाला में जाकर हरा चारा खिलाना, ये सब उपाय भी रोहिणी नक्षत्र को बल देने वाले हैं। तो इस गोचर काल में ये जो भी उपाय आप कर सकें वो करिएगा और आप देखिएगा कि आपको बहुत बड़ा लाभ मिलेगा इस गोचर का।